नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। सबसे बड़ी जो खबर है वो सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब, आप जानते हैं, लगातार ये बात कह रहा था कि जब तक फलस्तीन को आजाद मुल्क घोषित नहीं किया जाएगा तब तक इजराइल के साथ हम कोई रिश्ते नहीं बनाएंगे। इसके पहले दुनिया भर के ढेर सारे मुल्कों के साथ सऊदी अरब ने एक ग्रुप भी बनाया था फलस्तीन को आजाद मुल्क घोषित करवाने के लिए। इसके अलावा आप यह भी जानते हैं कि सऊदी अरब अमेरिका के बेहद करीब है और अमेरिका लगातार चाहता है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच में रिश्ते नॉर्मल हो जाएं। अगर वो रिश्ते नॉर्मल हो जाते हैं तो अमेरिका के लिए वहां ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। इजराइल का जो अखबार है हारिज, उसने खबर दी है कि सऊदी अरबिया के साथ इजराइल की बातचीत चल रही है। इस बातचीत में सऊदी अरबिया ने अपनी शर्त थोड़ी ढीली की है। पैलेस्टीनियन स्टेटहुड यानी पैलेस्टीन को एक आजाद मुल्क बनाने की मांग को अभी फिलहाल छोड़ा है और यह कहा है कि अगर गजा के अंदर जंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है, अगर गजा में सीज फायर हो जाता है तो इजराइल के साथ हम रिश्ते बना सकते हैं। अब यह बात एक तरफ से पॉजिटिव भी लग सकती है, एक तरफ से निगेटिव भी लग सकती है। पॉजिटिव यह लग सकती है कि वहां पर जो सीज फायर की बात चल रही है उसको इससे दम मिल सकता है, सीज फायर जल्दी से जल्दी हो सकता है। वैसे भी लगातार पिछले दिनों से यह बात चल रही है कि सीज फायर बहुत जल्दी हो सकता है। आज की खबर आपको अगर बताऊं तो सीआईए के जो हेड हैं बिल बर्न्स, वो गए हुए हैं कतर के प्राइम मिनिस्टर से उनकी आज बातचीत होनी है और लगातार हमास की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी ऐसे फीडबैक आ रहे हैं कि कभी भी सीज फायर हो सकता है, हफ्ते 10 दिन के अंदर भी हो सकता है। हमास ने एक बात कही है कि सीज फायर तो तुरंत हो जाता, दिक्कत यही है कि इजराइल लगातार नई नई कंडीशंस रख रहा है। मैंने आपको बताया था कि इजराइल का जो रक्षा मंत्री है काज, उसने अभी पिछले दिनों कहा था कि सीज फायर होने के बाद भी गजा के अंदर पूरी की पूरी सिक्योरिटी जो होगी वो हम अपने हाथ में रखेंगे, यानी उसकी आर्मी वहां पर रहेगी। इस तरह की शर्तें जब भी पड़ेंगी सीज फायर में दिक्कत आएगी और यही कह रहा है हमास की शर्तें रखना अगर इजराइल बंद कर दे तो सीज फायर हो जाएगा जिसमें हम होस्टेजेस को वापस कर देंगे। कहा यह जा रहा है कि जिंदा होस्टेजेस की लिस्ट भी सौंप दी गई है इजराइल को, हमास ने सौंप दी है वो लिस्ट भी। अब इन सब की रोशनी में अगर देखते हैं कि सऊदी अरबिया का जो ये स्टेप है इसका क्या मतलब है, तो जैसा मैंने कहा कि पॉजिटिव भी देख सकते हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव मैंने आपको बताया कि इसका एक मतलब यह हो सकता है कि वो जल्दी से जल्दी सीज फायर चाहता है और उसके बाद गजा को रीबिल्ड करने में, गजा को फिर से बनाने में, रहने लायक बनाने में सऊदी अरब मदद कर सकता है, क्योंकि पहले उसने यही शर्त रखी थी कि जब तक जंग पूरी तरह से बंद नहीं होती है गजा के रीबिल्डिंग में हम कोई मदद नहीं करने वाले, क्योंकि हम बनाएंगे और आप फिर तोड़ दोगे। दूसरा, इसका जरा सा दूसरा हिस्सा, नेगेटिव हिस्सा देखिए। प्रेशर की वजह से अरब वर्ल्ड में जिस तरह का प्रेशर बना हुआ था उसकी वजह से सऊदी अरब लगातार कह रहा था कि फलस्तीन को एक आजाद मुल्क बनाया जाए, उसके बाद ही हम इजराइल से कोई और रिश्ता रखेंगे। अब जो कुछ सीरिया में हुआ है उसके बाद ऐसा लगता है कि सऊदी अरबिया को बहाना मिल गया है इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे बनाने का और उसके लिए सीज फायर की बात को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बिना सऊदी अरबिया के भी सीज फायर तो वहां पर हो ही रहा है। तो ये जो एक बहाना था वो बहाना मिल गया है इनको, जिससे फलस्तीन के आजाद मुल्क घोषित किए जाने वाली जो मांग है, जो डिमांड थी, उसको सऊदी अरब आराम से पीछे रख रहा है ताकि अपने लोगों से कह सके कि हमने कम से कम वहां जंग रुकवा दी, जबकि जंग तो अपने आप रुकने वाली है। अरब मुल्कों का इस तरह का बिहेवियर नया नहीं है, अरब मुल्कों का फलस्तीन को इस तरह से धोखा नया नहीं है, यह लगातार चलता ही रहा है। आप जानते हैं बगल में यमन है, यमन के साथ सऊदी अरब ने 10 साल तक लड़ाई लड़ी है, लेकिन फलस्तीन के फेवर में कभी एक गोली भी नहीं चलाई है। आपस में लड़ने के लिए इनके पास बहुत ताकत होती है, उसमें अमेरिका से पैसा मिलता है, अमेरिका से सारी सहायता मिलती है, आपस में ये लड़ते रहते हैं, लेकिन फलस्तीन के फेवर में कोई कदम उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं, जबानी जमा खर्च करते हैं, लेकिन जब वो कुछ जमीन पर करने का मौका आता है तो इसी तरह से कोई ना कोई बहाना बनाकर पीछे हट जाते हैं। यमन एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका से लगातार लड़ रहा है और आप जानते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन ने अभी भारी बमबारी की है यमन के ऊपर। इसके अलावा इजराइल भी लगातार कह रहा है कि यमन पर कभी भी वो हमला कर सकता है, अपने जहाज लेकर वो सीधे यमन में जा सकता है हमला करने के लिए। अब अगर यह हमला होगा तो ईरान उसे रोकने के लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा, यह सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी। लेकिन यमन का जो हूथी है, उसके जो लीडर हैं, उन्होंने कल एक बहुत मजेदार बात कही।
उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका के साथ आप कोई बातचीत कर रहे हैं, आर यू इन एनी कम्युनिकेशन विद यूएसए। उन्होंने कहा हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, सुपरसोनिक मिसाइलों से बातचीत कर रहे हैं। यानी बहुत साफ कर दिया कि बातचीत समझौते जैसी कोई चीज नहीं है। जब तक गजा में जंग बंद नहीं होगी वो लगातार हथियार चलाता रहेगा। गजा ने यह भी कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन की बमबारी से हम डरते नहीं हैं। उधर बमबारी हुई और उधर कल मैंने आपको बताया था कि तेल अवीव के ऊपर मिसाइल से हमला किया था यमन ने, जिसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ था। तो यमन लगातार लड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के कई सारे बयान आए हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। उसने कहा है कि 60 दिनों का जो ये सीज फायर है, अगर इन 60 दिनों में पूरी अपनी सेना नहीं हटाता है इजराइल, और अगर इसके बाद किसी तरह का हमला करता है तो जंग वैसे ही होगी जैसे चल रही थी। इसी बीच में टाइम्स ऑफ इजराइल में एक आर्टिकल आया है जो बहुत मजेदार है, पढ़ने वाला है। वो कहता है कि यूएस ने झूठी इंटेलिजेंस दी थी कि हिजबुल्लाह से अगर लड़ाई होगी तो इजराइल का काफी नुकसान होगा। हकीकत यह है कि यह सब फिर से लड़ाई के लिए माहौल बनाने के लिए वहां के जो लोग हैं, वहां के कुछ लोग जिनका लड़ाई से फायदा होता है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि यह इंटेलिजेंस बिल्कुल सही था, इसीलिए हिजबुल्लाह से सीज फायर करने को तैयार हुआ था इजराइल, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई में 50,000 की सेना लगाने के बावजूद वो लेबनान के अंदर नहीं घुस पाया था और रोज उसका नुकसान हो रहा था, रोज लोग मारे जा रहे थे। पूरा नार्दर्न इजराइल खाली पड़ा हुआ था। अभी भी नार्दर्न इजराइल के काफी हिस्से में लोग लौट के आने को तैयार नहीं है। जो ये सब चल रहा है, इसी बीच में खामनेई साहब का बयान आया है। खामनेई ने अपने बयान में कहा है कि अगर इजराइल को लगता है, अमेरिका को लगता है कि सीरिया के गिर जाने की वजह से, सीरिया में बशर अल असद की सत्ता चले जाने की वजह से रेजिस्टेंस खत्म हो गया है, तो यह उनकी गलतफहमी है। रेजिस्टेंस अब भी है और रेजिस्टेंस लगातार जारी रहेगा। यह हकीकत है कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद नुकसान तो हुआ है रेजिस्टेंस को, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया है यह मान लेना वाकई बेवकूफाना होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी घोषणा कर दी है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि खामनेई की बातों में कितनी सच्चाई है, या फिर जो लोग कह रहे हैं रेजिस्टेंस खत्म हो चुका है उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। इस बीच में एक मजेदार घटना यूनाइटेड नेशंस के अंदर हुई है, वो बता दूं, फिर सीरिया की तरफ चलता हूं। यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कनाडा एक प्रपोजल लेके आया ईरान के खिलाफ। ईरान में जो एटॉमिक सारा कुछ है उसको लेके वेस्ट और अमेरिका बहुत चिंतित हैं, तो अमेरिका की थोड़ी चमचागिरी करने के लिए कनाडा एक प्रस्ताव लेके आया यूएनजीए में। कनाडा में कंडीशन यह है कि कनाडा की जो वाइस प्रेसिडेंट थी वो इस्तीफा दे चुकी हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो कभी भी इस्तीफा दे सकता है। ट्रंप ने जो घोषणाएं की थी उसके चलते कनाडा में खलबली मची हुई है। जो टैक्स वगैरह, ड्यूटी वगैरह लगाने की घोषणा की थी उसके चलते कनाडा में खलबली मची हुई है। तो अपना मुल्क संभल नहीं रहा है, अपनी गद्दी खतरे में है, और ईरान के खिलाफ ये प्रस्ताव लेके आए थे। अब जब वो प्रस्ताव आया तो उसके फेवर में पड़े 80 वोट और उसके खिलाफ पड़े 27 वोट, यानी 27 वोट ईरान के पक्ष में पड़े। लेकिन असली मजेदार डाटा है एब्सटेन करने वालों का, ऐसे लोगों का जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया लेकिन ईरान का भी समर्थन नहीं किया, उठ के बाहर चले गए। उन्होंने कहा हम कोई वोट नहीं देंगे। वो जो नंबर है वो है 68। अब 68 और 27 को अगर आप जोड़ देते हैं तो यह 95 हो जाता है, जो 80 से ज्यादा है। यानी जो प्रस्ताव ईरान के खिलाफ लाया गया था उसका समर्थन करने वालों की संख्या कम थी और उसका विरोध करने या फिर एब्सटेन करने वालों की संख्या ज्यादा थी। मजेदार बात यह है कि यहां फलस्तीन को लेके, इजराइल को लेके योगी आदित्यनाथ से लेके अमित शाह और जाने कौन कौन बयान दे रहे हैं, लेकिन फलस्तीन के साथ सबसे मजबूती से खड़ा जो ईरान है उसके खिलाफ वोट नहीं दिया हिंदुस्तान ने। हिंदुस्तान भी उन्हीं मुल्कों में शामिल था जो एब्सटेन कर गया। यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कनाडा, इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होने की जगह भारत एब्सटेन कर गया और इस तरह से ईरान के साथ खड़ा हुआ। तो वहां आप ईरान के साथ खड़े होते हैं, वहां इजराइल के खिलाफ वोट देते हैं, यहां प्रियंका गांधी के फलस्तीन बैग के आने पर आप तमाशा करते हैं, बातें करते हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 5,600 लोगों को उन्होंने भेज दिया है इजराइल, और क्या करने के लिए भेजा है? नौकरी करने के लिए भेजा है।
उनकी तनख्वाह बताते हैं 1 लाख से 1.5 लाख। यह तनख्वाह जब इजरायली शेकेल जो वहां की मुद्रा है उसमें बदल के आप देखते हैं तो वहां के मजदूरों से भी कम तनख्वाह है। यानी वहां पर गारा मट्टी करने के लिए, नाली साफ करने के लिए, छोटा मोटा काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए आपने 5,500 लोगों को इजराइल भेज दिया तो वो लग रहा है बहुत बड़ी बात है। और यहीं अगर देख लें 90 लाख लोग अरब मुस्लिम मुल्कों में काम करते हैं हिंदुस्तान के, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, जॉर्डन हो, कतर हो, या फिर आपका दुबई हो, शारजा हो। इन सारी जगहों पे जो हिंदुस्तानी लोग काम करते हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं, उनकी संख्या 90 लाख है, जबकि इजराइल की टोटल पॉपुलेशन केवल 94 लाख है। यानी जितने लोग इजराइल में रहते हैं उससे ज्यादा लोग या लगभग उतने ही लोग अरब मुस्लिम देशों में हिंदुस्तान के लोग नौकरी करते हैं। लेकिन अरब मुस्लिम मुल्कों का एहसान नहीं मानेंगे योगी। 5600 लेबर की भर्ती के लिए इजराइल का एहसान मान रहे हैं। यहां मैं बता दूं, यह बात मैं पहले भी कई बार कई जगह कर चुका हूं, आज भी कह दूं कि अरब मुल्कों में जो हिंदू रहते हैं उनके लिए मंदिर है। दुबई में अभी एक नया मंदिर बना तो मोदी जी खुद गए थे उसका उद्घाटन करने के लिए, लेकिन इजराइल के अंदर एक मंदिर नहीं मिलेगा आपको। ये जो 5600 लोग गए हैं ये कहां पूजा पाठ करते होंगे पता नहीं। और ये लोग भी वहां कितने परेशान हैं, प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके वो खबरें लगाई थी कि ये लोग वहां कितने परेशान हैं, किन हालात में वहां नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इजराइल की दलाली करने के लिए पता नहीं किस लेवल तक ये लोग जाएंगे, इसके पीछे मुसलमानों से नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं सीरिया की तरफ। मजेदार खबर सीरिया से है। कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने वहां का पासपोर्ट ऑफिस जला दिया था। अब कोई भी सोचेगा कि पासपोर्ट ऑफिस क्यों जलाया जाए, पासपोर्ट ऑफिस जला के क्यों मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि खुद अल जोलानी जो है वो सीरिया का नहीं है, और अल जोलानी के साथ जो लड़ाके आए हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो सीरिया के नहीं हैं। अब पासपोर्ट ऑफिस होता तो क्लियर हो जाता कि ये लोग सीरिया के नहीं हैं, इनके पासपोर्ट्स नहीं है। अब पासपोर्ट ऑफिस ही जला दिया, सारा रिकॉर्ड खत्म कर दिया। और अब अल जोलानी का बयान ये आया है कि जो विदेशी यहां पर लड़ने आए हैं उनको भी सीरिया की नागरिकता मिलनी चाहिए, यानी अब वो सीरिया के सिटीजन बन जाएंगे। कहा जा रहा है सीरिया आजाद हो गया, और जो लोग सीरिया की सत्ता में बैठे हैं, सीरिया पर कब्जा किया है, वो सीरियन है ही नहीं, वो बाहर से आए हैं जो अब अपना पासपोर्ट बनाएंगे, अब अपनी सिटीजनशिप लेंगे। और इसमें उनकी मदद की इजराइल ने वहां का पासपोर्ट ऑफिस जला के। यही तो वजह है कि इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए जोलानी तैयार नहीं है। इजराइल चाहे उसकी चड्डी उतार ले, इजराइल चाहे 50% सीरिया पर कब्जा कर ले, लेकिन जोलानी कहता है कि वो इजराइल से नहीं लड़ेगा। हां, अपने मुल्क के बाशिंदों से वो जरूर लड़ रहा है। लगातार ऐसे ट्वीट, ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें सीरिया के जो माइनॉरिटीज हैं, खासतौर पर सीरिया में जो ईसाई हैं, उनको अपने घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। पहले ही ब्रिटेन और बाकी सब देशों ने मना कर दिया है, यूरोप के देशों ने मना कर दिया है कि सीरिया के लोगों को वो अपने मुल्क में नहीं आने देंगे। ऐसे में इनके पास जगह बचती है, ये लेबनान जा सकते हैं, या कुछ लोग दूसरी तरफ ईरान की तरफ या इराक की तरफ जाने की सोच सकते हैं। ज्यादातर लोग लेबनान जा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, अमेरिका यानी ईसाई देश, पूरा यूरोप ईसाइयों का, और सीरिया के अंदर ईसाइयों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। खबरें आ रही हैं कि अलवाइटों के और ईसाइयों के सर काटे जा रहे हैं, लेकिन पूरा यूरोप खामोश बैठा हुआ है क्योंकि इजराइल को फायदा हो रहा है। ये जब अपने ही धर्म के लोगों के नहीं हैं तो ये दूसरों के क्या होंगे। ये जब मारे काटे जाते हुए अपना घर छोड़ने पर मजबूर, इस ठंड में तड़पते हुए ईसाई बच्चों के साथ नहीं खड़े हो सकते, तो ये दुनिया में किसके साथ खड़े होंगे। इनको ईरान में बहुत दिक्कत होती है, ईरान में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। इनको सीरिया का ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं दिखता है। इनको यह नहीं दिखता है कि गजा के अंदर 13,000 स्टूडेंट्स को मार दिया गया। छात्र थे जो पढ़ते थे कॉलेज में, स्कूल में, ऐसे 13,000 लोगों को मार दिया गया। टोटल 45,000 के आसपास लोगों को मारा जा चुका है। इनको यह नहीं दिखता है कि किस तरह से वहां अस्पताल जला दिए गए। इनको ईरान दिखाई देता है, ईरान के खिलाफ यह प्रस्ताव लेकर यूएनजीए में आते हैं, लेकिन इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाने की इनकी हिम्मत नहीं है। इनको यूक्रेन में जेनोसाइड दिख जाता है, लेकिन इनको इजराइल में जेनोसाइड नहीं दिखता। इनको जहां भी कोई और मुल्क हो
जहां से इनको फायदा ना हो वहां इनको जेनोसाइड, ह्यूमन राइट वायलेशन चाइना में दिख जाएगा, कहीं और दिख जाएगा, लेकिन इजराइल में इनको कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं दिखता है। इनकी आंखों पर इतना बड़ा पर्दा पड़ा है और उसके बाद यह सोचते हैं कि इनकी कोई इज्जत करे। आयरलैंड का मैंने आपको बताया था कि आयरलैंड ने जब साथ दिया साउथ अफ्रीका का और खड़े होकर कहा कि इजराइल में जेनोसाइड हो रहा है, तो यहां के जो कार्ड्स है उसने कहा कि इजराइल वहां अपनी एम्बेसी बंद कर देगा और आयरलैंड के ऊपर आरोप लगाया कि यह एंटी सेमाइट है। आयरलैंड ने जबरदस्त जवाब दिया है। आयरलैंड ने कहा है कि यह सिर्फ बदनाम करने की बात है। इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है उसकी मुखालिफत का मतलब एंटी सेमाइट होना नहीं होता है। इजराइल आपकी गर्दन काट दे और आप कहो कि गलत है तो आपको कहा जाएगा आप एंटी सेमाइट हैं। यानी इजराइल चाहे जो हरकतें करता रहे, चाहे वो दूसरे देशों में जासूसी कराता रहे, चाहे अपने यहां वो फलस्तीनियों को मारता रहे, काटता रहे, लेकिन दुनिया उसको कुछ ना कहे। दुनिया कुछ कहे तो अमेरिका, ब्रिटेन, सारे लोग अपना सीना पीटने लगते हैं कि एंटी सेमाइट हो गया है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी हो जाए उसको इस्लामोफोबिक होना नहीं कहते। कोई नहीं कहेगा कि ब्रिटेन, अमेरिका और इस तरह के तमाम सारे मुल्क जो हैं वो इस्लामोफोबिक हैं क्योंकि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। यहां पे मुसलमानों को मार दिया जाए, उनके खिलाफ कितना भी गंदा से गंदा बयान दे दिया जाए, लेकिन कोई इस्लामोफोबिक नहीं कहेगा। ये दुनिया की पॉलिटिक्स बनाई गई है और जब ऐसी पॉलिटिक्स बनाई गई है तो कितने भी सीज फायर हो जाए शांति कहीं नहीं होने वाली है। आप सोचिए, जब से सीज फायर की बात चल रही है इजराइल ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं और वहां लगातार औरतों और बच्चों को मार रहा है। लड़ाई लगातार चल रही है, इधर के लोग भी मारे जा रहे हैं। इजराइल के अखबारों ने ही माना है कि 2 लोग मारे गए हैं, उनके 2 सैनिक मारे गए हैं और 2 घायल हुए हैं, जबकि अल कासम यानी हमास का कहना है कि 11 इजरायली सैनिक कम से कम मारे गए हैं। यानी इधर के लोग भी मारे जा रहे हैं। लेकिन वही बात जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हवाई ताकत है, हमास के पास एयर डिफेंस कोई नहीं है, तो हवाई ताकत है। अमेरिका से उधार में, अमेरिका से भीख में मिले हुए जहाज और अमेरिका से भीख में मिले हुए बम लेकर जाते हैं, घरों पे गिराते हैं, स्कूलों पे गिराते हैं, अस्पतालों पे गिराते हैं, औरतों और बच्चों को मारते हैं। यह ताकत है उनके पास और लगातार वो औरतों और बच्चों को मार रहे हैं। लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं, जेनोसाइड नहीं है। इजराइल करे तो जेनोसाइड नहीं है, कोई और करे तो जेनोसाइड है। ये अमेरिका की थ्योरी है जो लगातार चल रही है। और आप देखिए, जैसे यूएनजीए में कनाडा के प्रपोजल को सिर्फ 80 वोट मिले हैं, जबकि उसके खिलाफ 95 लोग थे, जिसमें 68 एब्सटेन कर गए और 27 ने वोट दिया। इससे समझ में आता है कि दुनिया में किस तरह से अमेरिका, कनाडा और इस तरह के मुल्क अकेले पड़ते जा रहे हैं। इनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। आज भले ही धीमी हैं, कल को ये आवाजें तेज होंगी। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी ये आवाजें तेज होंगी और अमेरिका, इजराइल, कनाडा जैसे मुल्कों को समझ में आएगा कि अब उनकी गुंडागर्दी का वक्त खत्म हो गया है। खुद इजराइल के अंदर बहुत सारे बवाल चल रहे हैं। अभी उनका बजट पास हुआ है और उस बजट पास होने में जो 2 सबसे पसंदीदा मंत्री हैं नेतन्याहू के, स्मोट्रिच जो फाइनेंस मिनिस्टर है और बेन ग्वेर जो वहां का सबसे ज्यादा कट्टरपंथी माना जाता है, उनके बीच में जबरदस्त नोक-झोंक हुई है। बेन ग्वेर ने उसके खिलाफ वोट दिया, बड़ी मुश्किल से बजट पास हो पाया। और इजराइल के अंदर से एक सर्वे आया है जो सर्वे कहता है कि इजराइल के लोग ये मानते हैं कि उनके यहां जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। तानाशाही की तरफ इजराइल बढ़ रहा है, इजराइल बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, ये इजराइल के लोग खुद कह रहे हैं। जहां तक होस्टेजेस का सवाल है, 10वीं के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे सड़क पर आकर होस्टेजेस के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि ट्रंप के दबाव में ही सही सीज फायर फिलहाल हो जाएगा। हालांकि सीरिया में जिस तरह की अंदरूनी लड़ाइयां चल रही हैं, जिस तरह से यमन लगातार हमले कर रहा है और ईरान जिस तरह से लगातार कह रहा है कि रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है, देखना यह होगा कि 60 दिन जब खत्म होते हैं, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर खत्म होता है, ट्रंप सत्ता में आते हैं तो चीजें कैसे बदलती हैं। एक बार फिर से लड़ाई जोर पकड़ती है या फिर हमास के साथ समझौता हो जाने के बाद लड़ाई शांत होती है। ये वो सारी चीजें होंगी जो देखना होगा, जो तय करेंगी कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट का फ्यूचर क्या होगा। अगर सऊदी अरबिया इजराइल के साथ वाकई नॉर्मल रिश्ते बना लेता है तो ये अरब वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज होगा जिसके असर सबके ऊपर पड़ेंगे।
अब जो जैसा होगा, जब होगा, लगातार अपडेट करता हूं, अपडेट करता रहूंगा। आप वीडियोस देख रहे हैं, दुनिया देश के अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं, देखते रहिए, बताते रहिए अपने बारे में। जैसा वीडियो लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपके पास कुछ इंसाइट्स हैं तो वो भी कमेंट में शेयर कीजिए। आप जुड़े रहते हैं, आप हमें देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमारी मेंबरशिप लेते हैं, हमें सुपर थैंक्स भेजते हैं, तो हमें ताकत मिलती है हक की आवाज लगातार उठाते रहने की। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।